दोस्तों, मैं बबीता भास्कर बाल विकास के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि थोड़ी पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है जो ये है, अपराधी बालक कौन होते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी कि जिस कार्य को करने के लिए समाज मान्यता नहीं देता है, उस कार्य को ये बालक, अगर कोई बालक करता है तो उसे अपराधी बालक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण ऐसा परीक्षण है जो इस परीक्षण को करवाने से मंद बुद्धि बालकों की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा, मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए ये परीक्षण कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है, पढ़ने में धीमे बच्चों की जरूरत होती है, शिक्षक की अलग से पहल। यानी कि जो बच्चा क्लास में धीमी स्पीड से पढ़ना सीखता है या धीमी स्पीड से पढ़ता है, उस बालक के लिए टीचर को अलग से क्लास ले करके या समय निकाल करके उस बच्चे को अलग से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि सभी बालकों के साथ वो भी साथ में पढ़ाई करने में समर्थ हो जाए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। यानी कि इसमें कहने का मतलब है, अगर आपकी कक्षा में कोई 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित बीमारी से ग्रसित कोई बालक है, तो उस बालक के साथ आपका क्या रवैया होना चाहिए, या फिर आपका क्या समर्थन या बर्ताव होना चाहिए। तो देखते हैं, 5वीं कक्षा के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि उस बालक के साथ अच्छे से सभी लोगों को व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यमों से उसे सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उसे पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो भी सभी बच्चों के साथ में अच्छे से पढ़ाई कर सके। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। इसमें है आंसर हमारा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। आंसर है हमारा, समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें है समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना या उसके द्वारा शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्ष का बच्चा मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाना चाहेंगे। अगर आपकी कक्षा में कोई बालक पढ़ते पढ़ते हकलाने लगता है, तो उस बालक को आप किस तरीके से शिक्षा प्रदान करेंगे, ताकि उसको उस चीज़ को सुधारा जा सके और उसे पढ़ने में कठिनाई ना हो। तो आंसर है इसका, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। यानी कि जिस चीज़ को बच्चा गलत पढ़ रहा है या उच्चारण नहीं कर पा रहा है या गलत तरीके से उस चीज़ को पढ़ रहा है, उस चीज़ को हम सुधारेंगे और उस चीज़ को हम सही तरीके से उसे बताकर रिवीजन करवाएंगे और पढ़ाएंगे। ये चीज़ जो है एक अध्यापक का गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, यानी कि गलत तरीके से पढ़ने पर रोक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित रूप से क्या आवश्यक रूप होना चाहिए। यानी कि बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, ये आंसर है हमारा। शारीरिक रूप से विकलांग बालक, अगर आपकी कक्षा में कोई शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, तो आप उस बालक को किस प्रकार की सुविधा देंगे, ताकि उसे पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत, कोई संकट ना हो। तो उस चीज़ के लिए आंसर है हमारा, बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के निम्न छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। यानी कि आप अपनी कक्षा में पढ़ाते समय अगर अधिगम को सरल बनाने यानी कि पढ़ाई को सरल बनाने के लिए अगर आप दृश्य सामग्री यानी कि चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं, चार्ट वगैरह, इस चीज़ का प्रयोग करके आप पढ़ाई को बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ के क्वेश्चन का कहना है कि आप उनमें सबसे कम लाभ किन बच्चों को होगा। यानी कि जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, यानी कि जिन बालकों को मानसिक स्थिति काफ़ी तेज है, बुद्धि लब्धि भी तेज है, तो वो बालक बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं उस चीज़ को। यानी कि कक्षा में जो तेज बालक हैं उनको कम लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये है साक्षात्कार विधि, और दूसरा है व्यक्तिगत अध्ययन की विधि, और तीसरा है निरीक्षण अथवा बहिर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस यानी कि बर्फ, द्रव मतलब जल में तापक्रम प्रभाव से बदलते हैं। यह सिखाने के लिए उत्तम विधि है। अगर किसी बच्चों को यह सिखाने के लिए उत्तम विधि का प्रयोग हम करते हैं तो वो बालक को किस तरीके से सिखा सकते हैं हम, तो आंसर है हमारा परीक्षण द्वारा सिखाना। आगे अपना क्वेश्चन अगला, निरीक्षण करके सीखना के अंतर्गत बालक सीखता है। यानी कि निरीक्षण करके सीखना अंतर्गत बालक कैसे सीखता है, वो बालक सीखता है परीक्षण करके सीखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विचारों का आदान प्रदान होता है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो है किंडरगार्टन विधि में विचारों का आदान प्रदान होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है वो है रुचि उत्पन्न करके, प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करके। ये दोनों विधियां जो है, इन दोनों विधियों से हम अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं। और अगला है हमारा, प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें प्रश्न पूछने का अवसर आपको दिया जाता है, तो वो है वाद विवाद विधि में आप अपने प्रश्नों के हल जो है पूछ सकते हैं। अपने प्रश्न रखेंगे और आपको हल मिलेगा। तो ये प्रश्न पूछने का अवसर आपको दिया जाता है, मौका दिया जाता है, वो विधि है वाद विवाद विधि। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बेहतर स्मरण के लिए उपयुक्त विधि है। यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद करने के लिए या याद किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रहे, इसमें कौन सी विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो है पूर्व अधिगम विधि, अंशा अधिगम विधि, पठन विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की थी, तो वो है हमारे मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक साहब ने, जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि की खोज की थी। ये है किलपैट्रिक साहब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सीखने की आधारभूत दशाएं हैं, तो वो कौन कौन सी आधारभूत दशाएं हैं हम देखते हैं जिससे सीखने की आधार दशाएं कहा जाता है। ये है अभ्यास, सहलग्नता और पुनर्बलन। ये 3 दशाएं हैं जो कि सीखने की आधारभूत दशाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। यानी कि ऐसे कौन सी शिक्षण विधि है जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, तो इसमें है कौन कौन सी और कौन कौन सी नहीं। हमने ये 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इसमें परियोजना विधि जो कि है किंडरगार्टन विधि भी है। परियोजना विधि भी
बाल केंद्रित शिक्षण विधि है और किंडरगार्टन भी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। और तीसरा है मॉन्टेसरी विधि, ये भी शिक्षण विधि है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। जो नहीं है वो है अपना व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि नहीं है बाल केंद्रित शिक्षण, क्योंकि ये व्याख्यान विधि का उपयोग उच्च क्लासों में किया जाता है, छोटे बालकों में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ए नंबर, सीखना आनंददायक होना चाहिए। और बी वाले का क्या कहना है, सीखना रुचिपूर्ण होना चाहिए। ए वाले का कहना है कि सीखना आनंददायक होना चाहिए, बी वाले का कहना है कि सीखना रुचिपूर्ण होना चाहिए। यानी कि जब जो चीज़ पढ़ाया जाए बच्चों को वो आनंददायक या आनंदपूर्वक उस चीज़ को पढ़ें और उस चीज़ में रुचि ले, रुचिपूर्वक पढ़ें। यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो यानी आंसर क्या होगा, दोनों सत्य हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित, चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है, तो ये है आम प्रचलित प्रक्रिया है, इसमें अनुक्रिया है दूसरा ऑप्शन, तीसरा है क्रिया है, चौथा है ये सभी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होते हैं और जो है पहला ऑप्शन आपका सही होता है कि सीखना सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ये है अधिगम की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न, इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं हम, देखिए इसमें कौन सा सही है। अधिगम की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि अधिगम मतलब सीखना, जो सीखना होता है वो हमारा जीवन प्रयत्न आजीवन चलता रहता है, जो जीवन भर हम जब तक रहते हैं तब तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसमें से अगला जो है ऑप्शन है धीमी हो जाती है, ये गलत है। और जो है तीसरा ऑप्शन जो है सामान्य रहती है, ये भी गलत है। और एक समय आकार रुक जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि ये चीज़ वृद्धि में होती है और सीखना में नहीं होती। तो ये ऑप्शन आपका तीनों गलत होता है। और ये अधिगम सीखना बहुत ही अधिगम की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है, ये ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है। सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो यह परिभाषा प्रस्तुत की गई है गॉर्डन मर्फी के द्वारा, वैज्ञानिक गॉर्डन मर्फी के द्वारा यह जो है परिभाषा प्रस्तुत की गई है। अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया को कहते हैं, वो कहते हैं अधिगम प्रक्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, देखते हैं हम। इसमें दो ऑप्शन लिखे हैं, मानसिक प्रक्रिया है या फिर व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो आपकी मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक मानसिक प्रक्रिया है, व्यवहारिक प्रक्रिया नहीं है, तो यह ऑप्शन आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन हम दिए हैं, तो जन्मजात होता है या फिर अधिगमित होता है या अनुकरणीय होता है या ये सभी होता है। तो इन सब में से अधिगम व्यवहार होता है वो होता है, जन्मजात होता है, अधिगमित नहीं हो सकता, अनुकरणीय भी नहीं होता है और ये सभी नहीं हो सकता। तो आपका ये वाला ऑप्शन जन्मजात सही हो जाता है। क्वेश्चन अपना, अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति इसमें
प्रवेश करता है जब तो अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल का है, वैज्ञानिक स्टेनले हॉल का है। उनका कहना है कि जब इंसान किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वह अपना नए जीवन की शुरुआत करता है। और उनकी पुस्तक है एडोलसेंस में। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने, वैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम हो जाता है? यानी कि किशोरावस्था के काल में जब इंसान 15 या 16 वर्ष की अवस्था हो जाती है तो उसके मस्तिष्क का लगभग कितना भार हो जाता है, या लगभग कितना ग्राम भार हो जाता है? तो ये है किशोरावस्था में 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है किशोरावस्था में। वहीं देखिए, जानकारी के लिए हमने लिखा है बाल्यावस्था और शैशवावस्था का भी दोनों लिख दिया है। तो बाल्यावस्था में कितना ग्राम हो जाता है? ये होता है 1260 ग्राम हो जाता है। और वहीं होता है शैशवावस्था में कितना ग्राम होता है? तो शैशवावस्था में 350 ग्राम हो जाता है। और किशोरावस्था में आपने देखा ही 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया था? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था 1904 में स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया था। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत 1904 में स्टेनले हॉल द्वारा दिया गया था। अगला है, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? तो देखते हैं, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। तार्किक चिंतन मतलब तर्क करने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में ज़्यादा पाई जाती है और अमूर्त चिंतनों में वो ज़्यादा खोए रहते हैं। और दूसरा है निर्णय शक्ति, भी काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं, उसके बारे में भी उन्हें काफ़ी टेंशन होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालक को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में बालक को किस प्रकार से हम सहयोग दे सकते हैं? यह आवश्यक है अभिप्रेरणा द्वारा जो है किशोरावस्था में हम बालक को सहयोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है संगी या साथियों का और असंगी साथियों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, दोस्त मित्र का सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो वो लोग आपस में बातचीत करते हैं या जो भी वो बात करते हैं तो घर वालों से ज़्यादा संगी साथियों का अपने ज़्यादा विश्वास करता है। इसीलिए कहा गया है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ये 4 ऑप्शन है जो हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो देखिए, पहला है खोखली, यहाँ पे विशेषता नहीं पूछा गया है, यानी कि नहीं है जो उसको बताना है, यानी है नहीं लेकिन विशेषता नहीं है, सिर्फ नहीं को याद रखेंगे हम। क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं इसमें, कन्फ्यूजन में। तो नहीं पूछा है तो इसमें खोखली मित्रता तो हमारा बाल्यावस्था में होती है, तो किशोरावस्था में खोखली मित्रता हो नहीं सकती क्योंकि नहीं पूछा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और होता क्या क्या है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में विद्रोह की भावना होती है, रुचियों में परिवर्तन होता है, समूह को महत्व देते हैं ये लोग। ये तीनों ऑप्शन सही है। जो गलत है वो है खोखली मित्रता, हमारा नहीं पूछा गया तो ऑप्शन वही सही हो जाएगा। और यही देखते हैं हम शैशवावस्था में भी जानकारी के लिए लिख दिए हैं। तो शैशवावस्था में जो मित्रता होती है वो होती है हमारी क्षणिक मित्रता होती है शैशवावस्था में। वहीं बाल्यावस्था में जो मित्रता होती है वो होती है खोखली मित्रता, बाल्यावस्था में होती है। अगला है हमारा
किशोरावस्था में जो मित्रता होती है वो व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता होती है किशोरावस्था में। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है? तो मनुष्यों में या मानवों में सबसे तेज या तीव्र गति, विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है? तो वो होती है हमारी किशोरावस्था में सबसे तेज और तीव्र गति होती है। अगला है हमारा बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? तो ये होता है किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण दिखता है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा किशोरावस्था। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।